वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो प्री बोर्ड एंड बोर्ड दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। हम ये सैंपल पेपर पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही लेकर आए हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पार्ट में आपको जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, सही विकल्प की चोन करनी है। तो सी इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए और बी जो है वो दो इंटीजर्स हैं तो एचसीएफ को और एलसीएम को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल होता है? तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि जब आप जो एचसीएफ और एलसीएम जिस भी नंबर का आपने निकाला उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ किस तरीके का होता है? पैराबोला, यानी कि यू शेप का कर्व बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x b2y plus c2 is 0 are inconsistent, यानी कि असंगत है ना, then dash, तो क्या होगा? तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कि जो लाइंस है वो पैरेलल है और वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन कब बनती है? जब a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2x plus 3y is 5 and 4x minus 3y is 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये प्लस का 3y है, माइनस का 3y है, इस करके हम इन्हें प्लस कर देते हैं ताकि हमारे पास y जो है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास बन गया 2x plus 3y is 5, ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा है 4x minus 3y is 7, ठीक है। इन्हें प्लस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 7 plus 5 हो जाएगा हमारे पास 12, 3y प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और x को प्लस करोगे तो 6x हो जाएगा, ठीक है। तो x को यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे 12 है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास? 2। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर जो इक्वेशन है उसका रूट जो है वो इक्वल है, ठीक है, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा वो आपने बताना है। तो अगर रूट इक्वल है इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल है। जो d होता है वो किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इन्होंने बोला है जो रूट्स है वो इक्वल है, यानी जो d है डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन्होंने पूछा बी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो बी स्क्वायर को यहीं पर रहने देते हैं, माइनस का 4ac जब 0 के साथ प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4ac। तो आंसर जो है वो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 4ac के, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो आपने बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल होता है। तो बेसिकली जो हमारे पास जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो x स्क्वायर है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर, फिर x प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x हो जाएगा, इसके बाद 2x यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x में से x माइनस करोगे x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर तो आ रहा है यहाँ पे, है ना, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला देखो 4x स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस में 1 इज 1 अपॉन x, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 4x क्यूब। फिर यहाँ पे हमारे पास x 1 जा x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 1 जा 1। तो यहाँ पे तो क्यूब आ रहा है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सी जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा एपी नहीं है, ठीक है।
तो देखो एपी जो है वो कौन सा नहीं है, कैसे पता चलेगा? अगर इनके डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं होंगे, इनको माइनस करके अगर अंतर जो है वो बराबर नहीं आता तो वो एपी नहीं है, ठीक है। अब देखो 9 में से 5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। 13 में से हमने 9 माइनस किया तो भी 4 आ जाएगा, तो ये तो मतलब डिफरेंस इसमें इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 1 में से 5 माइनस करोगे तो -4 आ जाएगा, -3 में से -1 करोगे तो भी -4 आ जाएगा, यहाँ पर भी डिफरेंस इक्वल आ रहा है। यहाँ पर 2 में से 2 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0, है ना। अब यहाँ पर देखो तो ये क्या है? 1/2 है, ठीक है। हमने जो है वो A2 में से A1 माइनस करना होता है, यानी पहले जो है वो ये वाला नंबर लिखेंगे, ठीक है। 2/3 में से 1/2 माइनस करना है, 3 और 2 का एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा? 6। बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4, 3 1 3, माइनस किया तो क्या हो जाएगा? 1/6। चलो इसका डिफरेंस तो 1/6 हो गया। अगला देखो A3 में से यानी कि 3/4 में से माइनस करेंगे A2 जो कि हमारे पास 2/3 है, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है। माइनस करेंगे, एलसीएम लेते हैं तो 12 हो जाएगा। बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 एंड 4 2 8, माइनस किया तो क्या हो जाएगा? 1/12। तो क्या 1/6 और 1/12 इक्वल है? नहीं है ना, तो इस करके ये एपी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज Sn, अगर पहले जो n टर्म्स तक के जो मतलब कि टोटल करें इनका सम करें तो वो Sn आता है, तो व्हाट विल बी द nth टर्म? तो nth टर्म क्या होगा वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो Sn जो होता है उसका मतलब क्या है कि हमने A1 A2 A3 है ना, इस तरीके से सारे नंबर्स जो है वो हमने प्लस कर लिए कहां तक? An तक। अब हम फाइंड आउट करते हैं Sn-1। तो n-1 क्या है कि ये जो लास्ट टर्म है वो हम नहीं ले रहे हैं ना, ये n है, इससे पहला जो टर्म होगा वो क्या होगा हमारे पास? तो वो होगा an-1, यहाँ पर लिख भी लेते हैं, ठीक है। इससे पहले का एक टर्म लिख लेते हैं, जो भी टर्म होगा जैसे A2 है ना और ये A1 है, तो क्या उससे एक नंबर छोटा है ना ये, तो इसी तरीके से जो भी an है उससे एक नंबर छोटा आएगा इससे पहले। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं A1 A2, ठीक है, प्लस का साइन डाल के, फिर A3 और इस तरीके से ये लास्ट टर्म तक जाएगा जो कि है an-1। अब इन्होंने बोला है जो nth टर्म है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल, an-1 से an-1 कैंसिल, तो an बच गया, ठीक है। तो हमने हमने कैंसिल किया यहाँ पे? क्योंकि हमने माइनस किया है इन दोनों टर्म्स को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? Sn-Sn-1 के। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो कि इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR देन, तो देखो बेटा यहाँ पे आपने देखो A जो है वो किसके इक्वल है? A सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद आ रहा है Q, ठीक है। फिर B सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है? P। उसके बाद C थर्ड नंबर पे है, तो वो किससे रिप्लेस हो रहा है? R से, ठीक है। तो अब देखो A, ठीक है, तो A की जगह पर यहाँ पर जो है वो क्या आना चाहिए? Q आ रहा है, ठीक है। B की जगह पे क्या आ रहा है? P। चलो आगे पीछे हो गया, हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। फिर B है, BC है यहाँ पे, ठीक है, तो BC और यहाँ पे PR आना चाहिए था, ये नहीं आ रहा तो ये गलत है। अब आगे देखो AB, ठीक है, पहले दो वो PQ के इक्वल है, ठीक है, आगे पीछे नंबर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो लास्ट के 2 टर्म्स है वो लास्ट के 2 टर्म्स के इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं AB, स्टार्टिंग के दो, लास्ट के ये PQ, चलो इसके इक्वल है। फिर AC, फर्स्ट और थर्ड लिया है हमने, तो A जो है वो Q के इक्वल है, यहाँ पे तो Q आ ही नहीं रहा तो ये भी नहीं हो सकता। फिर AB है ना, तो AB यानी कि QP या PQ का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था, यहाँ पे नहीं बन रहा, तो ये भी जो है मतलब कि आंसर नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, द टेंजेंट लाइंस एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो एक सर्कल है हमारे पास और हमारे पास एक टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है। क्या बोला गया है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर टू, तो ये किस पे परपेंडिकुलर होते हैं? तो सेंटर से एक लाइन जो ड्रॉ करोगे है ना, तभी तो परपेंडिकुलर बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है? रेडियस यानी कि अर्धव्यास, तो अर्धव्यास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1/3 एंड 5 - 1।
तो मिड पॉइंट निकालना है हमने, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है x1 और x2 को प्लस कर देना है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे, साथ में y1 और y2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। इसमें हमारे पास x1 क्या है, -1, ठीक है, उसमें x2 प्लस कर दिया हमने, ये मतलब फर्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट है ये सेकेंड है, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, x2 है और y2 है, ठीक है। तो x2 प्लस कर देना है 5 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, y1 कितना है 3 है और y2 कितना है -1 है, 2 हो जाएगा। अब इसे प्लस करोगे प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 4, 4/2 हो गया, और दूसरा प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस किया 2, ये 2/2 हो जाएगा, कैंसिल करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2 और 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, हमारे पास x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, ठीक है, और ये सभी जो है वो अंडर रूट में जाते हैं। यहाँ पर जो x1 है वो हमारे पास 0 है, ठीक है, y1 जो है वो भी 0 है क्योंकि ओरिजिन है, तो इसको हम सीधा कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर होगा उसमें से 0 माइनस करोगे तो सेम नंबर आ जाएगा। x2 जो है वो हमारे पास क्या है -3, यानी कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 क्या है हमारे पास 4, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये सभी अंडर रूट में जाएंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, तो 9 + 16 कितना हो जाता है 25, अंडर रूट में आएगा, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है, तो 5 जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ 2 sin स्क्वायर थीटा -1 इज 0 देन थीटा इज, तो थीटा जो है वो किसके इक्वल है वो आपने बताना है। तो देखो इस तरीके से सॉल्व करोगे इसे, 2 sin स्क्वायर थीटा -1 इज 0, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं 2 sin स्क्वायर थीटा -1 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा +1, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, तो 1/2 हो गया। यहाँ पे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जब उसे जो है वो क्या करेगा अंडर रूट में ले लेगा, 1/2 जो कि 1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाता है, तो 1 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट 2 में रह जाएगा। तो अब देखो जो साइन थीटा है वो कब 1√2 बनता है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है ना, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा, तो इसमें से कौन सा cos थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती, तो cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी जो आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पर जो है डिवाइड करोगे तो ये ऑलरेडी 1 है, ठीक है, बट यहाँ पे करोगे तो 1 पॉइंट कुछ करके आएगा आपके पास, ठीक है, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, इस करके 12/11 जो है वो cos थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखो, नेम द एरिया बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो 2 रेडियाई, ठीक है, 2 रेडियस बना दिया हमने, और जो आर्क है, ठीक है, यानी ये आर्क, इसके बीच का जो एरिया है उस एरिया को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सेक्टर, यानी कि अर्धव्यासी खंड। अगला क्वेश्चन देखो, अ क्यूब इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सिमिलर फेसेस ऑफ 2 क्यूब्स, तो 2 क्यूब को जोड़ के, ठीक है, जैसे इस तरीके से 2 क्यूब जो है ये एक क्यूब हो गया, इसी तरीके से एक और क्यूब जो है वो जोड़ के 2 क्यूब जो है वो बना दिया गया है, ठीक है, तो इनका वॉल्यूम जो है वो पता करना है। तो वॉल्यूम का जो क्यूब का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब, अब 2 हमारे पास क्यूब है तो a क्यूब प्लस a क्यूब हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 2a क्यूब, ठीक है, तो 2a क्यूब के ये इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्पिनिंग टॉप लिड इन द शेप ऑफ अ कोन, तो ये जो मतलब कि लाटू दिया गया है ये ऊपर से जो है वो किस शेप का है, तो ये जो है वो कोन शेप का है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द लिड इज, तो ये जो टोटल हाइट है इसकी, ठीक है, तो वो जो है वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस हमें दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन की जो है वो स्लांट हाइट हमने पता करनी है, ठीक है, स्लांट हाइट होती है जो तिरछी हाइट होती है, यानी कि L पता करना है। तो यहाँ तक कि सबसे पहले हम जो है वो हाइट पता कर लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो है वो क्या है रेडियस है
15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो हमें जो है जो कोण ऊपर लगा हुआ है उसकी हाइट पता चल जाएगी। तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 15.5 में से आपने 3.5 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा 12, जो कि हमारे पास क्या है h है, और रेडियस इन्होंने कितना दिया है हमें 3.5। तो जो l स्क्वायर है, ठीक है, यानी जो स्लांट हाइट है उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। r यानी कि रेडियस जो है वो हमें कितना दिया गया है 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3.5 है तो मैं 35/10 लिख देती हूँ, ठीक है ना, पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दिया। इसका स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, तो हाइट कितना है 12 है तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो देखो जो 35 है इसको अगर हम कटिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 10 और 5 7 35, तो 7/2 हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। अब l स्क्वायर था तो l रहने देते हैं यहाँ पे और ये इसको अंडर रूट में ले लेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, यहाँ पे हो जाएगा 144, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास जो नंबर है देखो क्या है 49/4 प्लस में 144, ठीक है, जो कि इक्वल है l के। तो एलसीएम लोगे इनका तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 49, 4 और 144 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 576। तो 576 प्लस 49 जो है वो कितना हो जाता है 625, और डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, ठीक है, ये सभी अंडर रूट में है। 625 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 25 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो आंसर क्या हो गया 25/2, और इसको डिवाइड कर दो 2 1 2, 2 2 4.5, 12.5 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर मीन मोड मीडियम तीनों होते हैं, यानी कि 3M होते हैं, ठीक है। तो जो क्लास इंटरवल है वो जो है मतलब इसका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं है, यानी कि वर्ग अंतराल। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन से जो है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आपने क्या याद रखना है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, ना 0 से कम हो सकती है ना 1 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 1 से ज्यादा है 1.4, तो ये प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.678। अगर किसी गेम को जीतने की संभावना 0.678 है तो गेम को ना जीतने की संभावना कितनी होगी, ठीक है। तो जो पी टोटल है वो किन किन चीज का कॉम्बिनेशन होगा, पी विनिंग का कि जितनी बार उसने जीता है, और पी नॉट विनिंग। अब हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी टोटल होता है वो 1 होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो विनिंग की है वो कितनी है 0.678, और नॉट विनिंग की उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0.678 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी, तो 1.30 है 103, 3 डिजिट है ना, तो मैंने 3 0 लगा दिए, ठीक है। फिर 0.678 माइनस कर दोगे, 10 में से 8 माइनस किया 2 हो जाएगा, 9 में से 7 माइनस किया 2 हो जाएगा, फिर 9 में से 6 माइनस किया तो 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.322, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पार्ट में सभी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या है कि अगर 6 की पावर हम कोई भी नंबर ले ले 1 2 3 है ना, कोई भी नंबर ले ले, तो क्या वो मतलब कि जो इसका पावर जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वो डिजिट जो है वो 0 पे कभी खत्म होगा। तो देखो इसके लिए हमने क्या करना है, हम देखते हैं कि अगर 0 पे खत्म होने के लिए अगर हम नंबर लेते हैं 10 तो उसके फैक्टर्स जो है वो क्या क्या होंगे 2 × 5। इसी तरीके से अगर हम 100 ले लेते हैं तो उसके फैक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 5 है ना। तो दोनों ही केसेस में 2 नंबर भी आ रहा है और 5 नंबर भी आ रहा है, यानी कि हम अगर किसी नंबर को 0 पे खत्म करना चाहते हैं तो उसमें 2 और 5 जो है वो आएगा, ठीक है। जब हम 6n को देखते हैं तो 6 जो है उसके फैक्टर अगर हम करें तो 2 3 6 होता है और इसकी पावर n हो गई, ठीक है। पर क्या यहाँ पे 5 आया है, नहीं आया है ना, इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। तो हम कह सकते हैं, कैसे लिखोगे, इट डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर,
एज अ प्राइम फैक्टर। अब क्योंकि 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो ये जो है कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे सो इट डज नॉट एंड विद 0, कि ये कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are -2 and 4, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमने पता करनी है जिसमें जीरोस जो है यानी जो हमारे पास अल्फा है वो -2 है और जो बीटा है वो हमारे पास 4 है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है फाइंड आउट करने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे x² लिखते हैं माइनस जो अल्फा है वो हमारे पास है -2 प्लस में बीटा है हमारे पास 4, x आ गया यहाँ पे, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होगा यानी कि -2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो कि 0 के इक्वल होगा। तो x², ठीक है, प्लस का 4 -2 तो प्लस माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस में 4 2 8, माइनस का 8 हो जाएगा जो कि 0 के इक्वल है। सॉल्व करो, x² माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -2x प्लस माइनस 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 8 इज 0। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस जो है वो -2 और 4 होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग AP। तो इसमें कितने टर्म्स है, जैसे 1 2 3 और इस तरीके से कितने टर्म्स है टिल 205 तक। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए जो है सबसे पहले हमें a देखना है। तो a होता है सबसे पहला टर्म जो है हमारे पास जो कि है 7, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे जो कि जो सेकंड a है और जो फर्स्ट a है उनको माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि a2 माइनस a1 होता है जो कि हमारे पास है 13 माइनस 7, डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया। और an यानी जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास कितना है 205, ठीक है। तो अब हमें n फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 और d आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो an है वो इन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 205 है, a जो है यानी जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है, n माइनस 1 और जो d है वो कितना है 6 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास 205, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे +7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो उधर जाके ये हो जाएगा -7, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इसको लिख देते हैं -7, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 को n से मल्टीप्लाई करोगे 6n हो जाएगा, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -6 हो गया। 205 में से जब आपने 7 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 198, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे 6n को छोड़ दो आप, -6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14, 19 प्लस 1 20, 204 हो गया इज इक्वल टू n, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करते हैं, 6 3 18, 19 20, 2 बच जाएगा यानी कि नंबर 24 हो गया, 6 4 24, ठीक है। तो हमारे पास जो n है यानी जो टोटल टर्म्स है, इसी तरीके से अगर 6 करके नंबर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो टोटल 34 टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो 34 जो है वो हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द ऑल्टीट्यूड AD एंड CE। तो आपको ट्रायंगल दिया गया है ABC, इसमें आपको 2 ऑल्टीट्यूड दिए गए हैं, ठीक है, AD है और CE है जो कि P पॉइंट पर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि काट रहे हैं। तो आपने प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल AEP है यानी ये वाला जो ट्राइंगल है वो CDP के सिमिलर है, मतलब उसके जैसा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम 2 ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एंगल AEP है वो एंगल CDP के इक्वल है। रीजन क्या है, जो AD है और CE है दोनों ऑल्टीट्यूड है। अब एक ही ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड है तो इनके जो मतलब ऑल्टीट्यूड है वो सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप AD एंड CE आर ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं। नेक्स्ट देखो, जो एंगल APE है, ठीक है,
और एंगल CPD है, यानी कि ये देखो जो APE है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इसके बाद अब दो चीजें हमने सिमिलर कर दी हुई है ना, मतलब जो ट्राइंगल है हमारा वो सिमिलर हो जाएगा। तो ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। कौन सा क्राइटेरिया लिया है हमने यहाँ पर? AA सिमिलैरिटी, ठीक है, AA सिमिलैरिटी। तो यही प्रूफ करना था हमने, तो आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। आपने प्रूव करना है कि जब आप AD और BC को प्लस करते हो, ठीक है, यानी ये वाली लाइन और इसको प्लस करते हो तो वो इक्वल है AB अपॉन AB प्लस में CD के, यानी इस लाइन को प्लस करते हो तो वो इस लाइन और इस लाइन को प्लस करोगे तो दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे कौन से, कि जब हमें पता है कि बाहर अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो दोनों इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है AP जो है वो AS के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि जो है वो मतलब कि आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो लेंस ऑफ टेंजेंट drawn from external point are equal, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा आप कह सकते हो कि जो BP है, ठीक है, यानी ये वाली लाइन जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि B एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। तो BP जो है वो BQ के इक्वल है, सेम रीजन है, ठीक है। इसी तरीके से CR CQ के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि C जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है और CR और CQ जो है उस लाइन से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। और फिर आप कह सकते हो जो DR है वो DS के इक्वल है। अगेन रीजन सेम है कि जो D है वो एक्सटर्नल पॉइंट है और जो DS है और DR है वो दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। इन चारों को ही हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। चारों को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो इनको ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? इस साइड हम ये वाले नंबर्स ऐड करेंगे जिसमें कि AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR, ठीक है। और इस साइड ये वाले जिसमें कि है AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में DS, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पर जो AP है और BP है, ठीक है, AP और BP मिला के AB बन रहे हैं, फिर CR और DR मिला के CD बन रहे हैं, AS और DS मिला के AD बन जाएगा। तो हम AS और DS को हटा के उसकी जगह पर लिख रहे हैं AD, फिर BQ और CQ मिला के हमारे पास क्या बन जाएगा? BC, ठीक है। यही प्रूफ करना था। AD प्लस BC इक्वल किसके है? AB प्लस CD के, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया, तो आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास कि इफ tan A is 4/3, अगर tan A जो है वो 4/3 है तो आपने sec A जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम जो ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है। तो sec A बोला है यानी कि A की तरफ से हमने देखना है, ठीक है। तो यहां पर जो tan A है वो हमें कितना दिया गया है? 4/3 A है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो P/B होता है, ठीक है। अब A की साइड से आपने जो है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, जहां पे जो एंगल बोला गया उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यानी ये 4 हो गया, ठीक है। और जो बेस है वो तो फिर यही वाला हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास 3 हो गया। अब हमें जो हाइपोटेन्यूज है वो पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जो कि होता है हमारे पास h² = p² प्लस में b²।
तो p हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस में बेस है हमारे पास 3 का स्क्वायर, स्क्वायर है ये इसको अंडर रूट में ले लेगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25 और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5, यानी कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है ठीक है वो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है सेक ए। तो सेक ए जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो या तो आप इसको 1/cos a करके देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये होता है इक्वल हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस के। ठीक, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास वो कितना है हमने अभी फाइंड आउट किया वो है 5 और जो बेस है हमारे पास ठीक है वो कितना है 3 है। ठीक है, तो 5/3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे फॉर्म में देखें तो 1/cos a होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो cos a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 3/5 हो जाएगा, इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5/3। तो इसके लिए आपको cos a जो है वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इजी तरीका क्या है कि आप इसी तरीके से इसको फाइंड आउट कर लें। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास अ डाई इज थ्रोन वंस, तो एक पासे को ना एक बार फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर ना आने के चांसेस कितने हैं वो आपने बताने हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं और किसी और के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो किसी भी डाइस को जब आप फेंकोगे तो टोटल आउटकम्स जो है वो कितने हो सकते हैं 6 होंगे, है ना, तो कौन कौन से हो सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल जो है कितने आउटकम हो गए 6 आउटकम हो गए। तो प्राइम नॉट गेटिंग द प्राइम नंबर बोला है, ठीक है, तो नॉन प्राइम नंबर्स जो है वो कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो 1 है 4 है और 6 है। ठीक है, तो 3 टोटल आउटकम्स हो गए। तो अब जो है इन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है हमसे, तो प्रोबेबिलिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टोटल जो फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स और उसको डिवाइड कर देना है हमने टोटल आउटकम्स से। ठीक है, टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास 3 है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6 है, इसकी कटिंग करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 इसका आंसर है। अगर प्राइम नंबर पूछा जाता ना तो हम जो है वो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते थे, तो वो होते 2 3 एंड 5। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।